राम राम सभी भाइयों को एक बार फिर और आप सभी का स्वागत है वत्स केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का चैप्टर 3 जो है वो चल रहा है और हमने अभी तक मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस इतना कर लिया कि हमने उसमें मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक और अपने पॉइंट को लेकर के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि धातु और अधातु, धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं, किसी भी मेटल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये हमारा टॉपिक है, यानी कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कैसे अभिक्रिया करेंगे। तो इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला जो पॉइंट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा केमिकल बॉन्ड, CHEMICAL, केमिकल बॉन्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक बंध। ठीक है, रासायनिक आबंध या बंध, रासायनिक आबंध जिसको हम कहते हैं। दूसरा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं और 1 नंबर में क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाता है इसके में। तो जिसे हम कहते हैं लुईस बिंदु संरचना सूत्र, लुईस बिंदु संरचना सूत्र। आज हम इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर्ली हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास यही है कि धातु क्या है और अधातु क्या है, फिर अभिक्रिया कैसे करते हैं वो तो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे अभिक्रिया करेंगे। लेकिन अब हम जो मेन चीज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अभिक्रिया करते हैं, कैसे ये रिएक्ट करते हैं, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं और लुईस बिंदु संरचना सूत्र क्या होता है। तो पहला पॉइंट हम लेकर चलेंगे अपना को केमिकल बॉन्ड के बारे में, अर्थात केमिकल बॉन्ड जिसे नाम दिया गया है रासायनिक संरचना, रासायनिक बंध या रासायनिक आबंध। ये होता क्या है, देखो जरिए से ही चलते हैं, शुरू से ही चलते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले बॉन्ड की। आखिर ये बॉन्ड होता क्या है। देखिए, बंध एक ऐसा जो दो केमिकल्स के बीच में जुड़ा होता है। कोई भी केमिकल्स ले लीजिए, एग्जांपल लेकर चलते हैं, जब ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा रासायनिक आबंध होता क्या है। हमारे पास साधारण नमक है और साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। हमने पढ़ लिया कि ये NaCl है और NaCl क्या है। NaCl एक हमारे पास जो है वो यौगिक है, यानी कि कंपाउंड की तरह काम करता है। ठीक है, हमने मान लिया कि NaCl और कंपाउंड की तरह काम करता है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो NaCl है ये आपस में जुड़ा तो जुड़ा कैसे। ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया। सवाल यहां पर है कि भाई एक तो मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, तो ये आपस में जुड़े, तो जुड़े कैसे, क्या मेन रीजन था इनका आपस में जुड़ने का। तो रीजन जो था इनमें जुड़ने का वो था आकर्षण बल, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स। कैसे, देखिए सोडियम जो है वो एक मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये पॉजिटिव चार्ज कहां से आया इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है क्लोरीन आयन, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये कहां से आया इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो बात यह है कि जब एक तो मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, तो ये जुड़े कैसे। देखिए इनके बीच में जो बॉन्ड बना, इनके बीच में जो बंध बना, वो बंध बना आकर्षण बल द्वारा, अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल। और मैं कहना ये चाहूंगा कि वे यौगिक जिनके बीच में आकर्षण बल होता है वे रासायनिक बंध बनाते हैं। यानी कि रासायनिक बंध की परिभाषा क्या है कि कोई भी यौगिक को, कोई सा भी यौगिक जिसमें आकर्षण बल, यानी कि जो आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं वो हमारे रासायनिक बंध कहलाते हैं। चुंबक की बात करें, एग्जांपल लेते हैं। देखिए चुंबक जो है ना, चुंबक के अंदर एक अट्रैक्टिव फोर्स है और वो लोहे को अपनी तरफ को खींच लेती है। अब जब भी हम लोहे को या चुंबक को लोहे के सामने लेकर जाते हैं वो अपनी तरफ को अट्रैक्टिव करती है। तो हम भी यही कहेंगे कि जब NaCl के बीच में जब आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल होता है तो वो रासायनिक बंध का निर्माण करता है। तो पहला क्या है, पहली चीज की मतलब जो हमारा पहला पॉइंट है केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध की, कि
आकर्षण बल द्वारा जो आपस में बंधे होते हैं रासायनिक बंध कहलाता है। वे यौगिक, जिसकी सीधी सीधी डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो डेफिनेशन है कि वे कंपाउंड, वे यौगिक, वे यौगिक जो, वे यौगिक जो आकर्षण बल द्वारा, आकर्षण बल द्वारा, आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, रासायनिक आबंध कहलाता है, रासायनिक बंध कहलाता है। एक तो ये डेफिनेशन है इसकी। दूसरी डेफिनेशन हम इसकी ऐसे लिख सकते हैं कि वह आकर्षण बल जो धातु रह धातुओं को आपस में बांधे रखता है, आपस में जोड़े रखता है, रासायनिक आबंध कहलाता है। ये दूसरी डेफिनेशन है, हम इसे लिख सकते हैं। हम इसे नीचे की तरफ नोट कर लेते हैं कि वे आकर्षण बल क्या है कि वह आकर्षण, रासायनिक बंध की वे, वह बंध जो धातु व अधातु, धातु व अधातु को आपस में, इसमें आपस में जोड़कर रखता है, जोड़कर या बांधे रखता है, जोड़कर या बांधे रखता है, बांधे रखता है, क्या कहलाता है? रासायनिक आबंध कहलाता है। रासायनिक आबंध कहलाता है। ठीक है जी। इसका उदाहरण आप NaCl ले सकते हैं, MgCl2 ले सकते हैं। इन सभी में आकर्षण बल है, जिसके कारण ये जो क्लोरीन लिखा हुआ है, ये क्लोरीन आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, रासायनिक आबंध। अब बात करते हैं कि लुईस बिंदु संरचना ऐसी क्या था, उसमें अंदर क्या घटना घटी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। तो डिस्कस करते हैं। आई होप कि ये आपने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो कहानी नेक्स्ट टॉपिक ये, बहुत सारे एग्जांपल हैं रासायनिक आबंध के जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी तरफ हम आगे चलेंगे, लेकिन 10th क्लास के अंदर काफी कम है। 11th में काफी अच्छी तरह से डिटेल में बताया गया है, लेकिन 10th क्लास के हिसाब से बहुत ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लुईस बिंदु संरचना सूत्र। देखिए लुईस बिंदु संरचना सूत्र कहता क्या है। लुईस बिंदु संरचना सूत्र में बताया गया है कि हर एक एलिमेंट या हर एक मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। और जितने उस इलेक्ट्रॉन उसके बाहर की तरफ होंगे, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में बाहर की तरफ होंगे, वो हम उसे एक डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लुईस बिंदु या लुईस बिंदु संरचना सूत्र कहते हैं। तो शुरू करते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं। देखिए कुछ मेटल्स है। अब मेटल हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया सोडियम। सोडियम का होता है Na। अब Na तो ठीक है, लेकिन अब हमें लुईस बिंदु जानने के लिए हमें पढ़ना होगा इसका एटॉमिक नंबर। अब हमने तो एलिमेंट का नाम ले लिया, हमारे पास एलिमेंट आ चुका है कि अपने पास सोडियम है। ठीक है जी। सोडियम के साथ इसका एटॉमिक नंबर यदि हम बात करें, एटॉमिक नंबर वो होता है 11। ठीक है। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि EC, और EC का मतलब होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या चीज है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक प्रकार से ऐसा घर है जिसमें यह बताया जाता है कि इसके सेल में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे कि एक घर के अंदर 5 से 6 कमरे होते हैं, 5 से 6 कमरे बने हुए होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। बिल्डिंगों में तो काउंट कर लेते हैं कि इतनी मतलब एक बिल्डिंग के अंदर कितने रूम हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कहा गया है कि उसमें यह बताया जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है वो होता है 2, 8 और 1। यानी सीधा सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम डिनोट करते हैं K, L, M और N। ये 4 प्रकार की सेल होती हैं, 4 प्रकार की ये सेल होती हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये सेल है, यानी कि ये पहला रूम है, ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है और ये चौथा रूम है। अब पहले रूम यानी कि इस K की मैं बात करूं, इस पहले रूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो है 2। ठीक है। रूम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है L रूम के अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन है M रूम के अंदर।
तो क्या कहा कि एलिमेंट तो सोडियम है, एलिमेंट सोडियम है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में जो इसे नंबर मिला वो है 11। अब 11 नंबर तो दे दिया गया, लेकिन 11 नंबर के इन्होंने किए हिस्से किए, इनको डिवाइड किया, एक रूम सेट किया गया, एक घर सेट किया गया, पीरियोडिक टेबल इसका घर हो गया, उसमें इसको नंबर दे दिया 11, लेकिन 11 को किस तरह से डिवाइड किया, किस तरह से इसको कन्वर्ट किया, वो था 2, 8 और 1 के हेल्प से। 2, 8, 1 ये है 11 के बराबर, 2 और 8 10 और 1 11। अब ये KLMN ये कहलाती है हमारी कक्षा, यानी कि सेल, ये है हमारी सेल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 3, यानी कि 11 हैं, 2, 8 है, 3 कक्षाओं के अंदर, यानी कि पहली जो कक्षा थी हमारी K सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और M सेल के अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। आगे बात करते हैं 11 सोडियम का हो गया। यदि हम सोडियम के साथ हम आगे चलते हैं, मैग्नीशियम को लेकर चलते हैं, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो 3 यहाँ पे 4 सेल है, तो डिवाइड होगा कैसे, स्टार्टिंग होती है 2 से, 2, 8 और 2। तो यानी कि इस बार इसकी सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 8 इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, इनका सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एक एलिमेंट या हर एक मेटल हो या नॉन मेटल हो, कोई भी तत्व हो, पीरियोडिक टेबल से लेकर वो अपने बाह्यतम कोश में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे रखेगा। जैसा आप हमने पढ़ा है, एक जीरो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जीरो ग्रुप, और ये जीरो ग्रुप क्या कहता है कि हमें ना तो किसी के साथ लेना है ना किसी के साथ देना है, हमें फ्री रहना, हमें थाली का खाना है, थाली के खाने की आदत है, तो जीरो ग्रुप बना दिया, क्योंकि इसके हर एक बाह्यतम कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे जीरो ग्रुप के, जीरो ग्रुप में आने वाले जो एलिमेंट है वो है हमारे पास हीलियम। हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बिल्कुल खाली है, ना तो किसी के साथ ये अभिक्रिया करता है ना ही किसी के साथ इलेक्ट्रॉन देता है। दूसरा नियोन है, नियोन के में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कंप्लीट भरा हुआ है। तो ये नियोन के बाद आने वाला आर्गन है, तो जितने भी जीरो ग्रुप के एलिमेंट होंगे उन सभी के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कंप्लीट होगा। इनको आप टुकड़े करके देख सकते हैं। देखिए हीलियम जो है ना, मैंने इसकी सेल का नाम लिख दिया KLMN, सीधी सीधी बात करते हैं जो क्लियरली करते हैं। देखिए सेल होती है और सेल में भी रूम होते हैं, बटे हुए हैं। अब 2 है तो 2 तो ठीक है, बिल्कुल खाली है। L है, L के अंदर आ जाते हैं, तो K में आगे 2, इसमें आगे 8, यानी कि बाहर की सेल, बाहर की जो कक्षा हुई, बाहर का जो रूम हुआ, बाहर का रूम तो n है, लेकिन बाहर का रूम तो जो है माना गया वो n है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि बाह्यतम कोश में, यानी कि जिसमें आदमी ठहरे हुए हैं, रुके हुए होंगे, हमारे लिए वो बाहर का रूम होगा। तो इस रूम के अंदर 8 आदमी और आदमी का रिलेशन इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। के सेल में 2 और 8 10 और 8 18। तो ये है इलेक्ट्रॉन की कहानी, यानी कि जीरो ग्रुप की कहानी, जो ये अपने मुंह से बयां करते हैं कि हमारे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि ये ठल्ली रहते हैं और ये ठल्ली रहेंगे, ना तो किसी के साथ अभिक्रिया करते हैं और ना ही किसी को करने देते हैं। तो स्टार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। वापस आते हैं अपने मैग्नीशियम पर, और मैग्नीशियम ने कहा कि मेरे बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं जब किसी के साथ अभिक्रिया करूंगा, किसी के साथ जब भी आक्रमण करूंगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके करूंगा। 8 इलेक्ट्रॉन की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 2 से ही काफी हूं। तो इसके ऊपर 2 या तो बिंदु या फिर क्रॉस के द्वारा हम उनको प्रदर्शित कर देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है लुईस बिंदु। ठीक है जी। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को हमने से डिनोट कर दिया, ये कहलाया लुईस बिंदु। और वहीं पर यदि हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ इसके ऊपर एक डॉट या फिर कोई क्रॉस के द्वारा इसको हम प्रदर्शित कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यह है लुईस बिंदु संरचना सूत्र। तो कुछ फॉर्मूले के बारे में पहले हम बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि ये कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो लुईस बिंदु के
फॉर्मूले और कुछ सूत्र के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कहानी क्या कहती है? कहानी है कि हमारे पास सोडियम, हम स्टार्ट करते हैं, सोडियम को ले लेते हैं, हाइड्रोजन को ही लेते हैं। देखिए कुछ मेटल ले लेते हैं, पहले मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल या कुछ एलिमेंट लेते हैं, मेटल नहीं एलिमेंट। तो हम एलिमेंट लेते हैं, तो एलिमेंट में हमारे पास आता है हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम के साथ इसमें हम बोरोन ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं। और एलिमेंट में आगे हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, डिवाइड कर लेते हैं K, L, M और N, और आउटर मोस्ट शेल यानी कि बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे जिसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जानेंगे, लुईस बिंदु संरचना सूत्र। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर तो हमारा रह गया, बीच में लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर En। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो हमने इसको लिखा 1। हीलियम का होता है 2, तो हमने लिखा 2। इसी प्रकार आगे है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। इसके बारे में हम बात करेंगे, 20 तक बात करने की कोशिश करेंगे। तो सोडियम है, तो सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का है 12, बोरोन का हमारे पास हो गया बोरोन का 5 और कार्बन का 6। तो बोरोन का हो गया 5 और कार्बन का हो गया हमारे पास 6। तो ये इस प्रकार से है। तो इनके आउटर मोस्ट शेल की में बात करें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन है, जगह खाली है, हीलियम पे 2 है तो 2 लिख दिया। तो ये 2, 8, 1, L में 8, M में 1, मैग्नीशियम में 2, 8, 2, K सेल में 2, L सेल में 8 और M सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन की यदि हम बात करें तो 2 और 3, 2 और 4, यानी कि जितने भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और यही होता है लुईस बिंदु संरचना सूत्र। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमने लिखा, तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम एक बिंदु या एक क्रॉस के द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर देंगे। ये हमारा लुईस बिंदु संरचना सूत्र हुआ। हीलियम है, हीलियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के साथ इस पे हम डिनोट करेंगे 2 डॉट से। तीसरा जो आता है सोडियम है, और सोडियम के बाह्यतम कोश में केवल जो इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम में 1, तो इसको हम एक बिंदु से। तो सेम इसी प्रकार से हम चलते चले जाएंगे, और ये कहलाता है लुईस बिंदु संरचना सूत्र। देखिए हमने आज इस वीडियो में 2 चीजें पढ़ी। क्या पढ़ी? एक पढ़ा केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध जो आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा लुईस बिंदु संरचना सूत्र, पढ़ लिया। अब जो बात हमारे जब टॉपिक स्टार्ट होगा ना, वो इन दोनों को मिला के ये टॉपिक स्टार्ट होगा कि धातु और अधातु कैसे भी क्रिया करते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक आबंध के प्रकार, यानी कि रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं, और रासायनिक आबंध के प्रकार हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम।